हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 लेसन्स प्रोवाइड करा दिए हैं, लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। अगर आप लोगों ने उन लेसन्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में जो मेरा फोकस रहा था वो एनसीईआरटीज़ पर सबसे ज़्यादा रहा था, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटीज़ हैं हमारी नॉलेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अगर एनसीईआरटीज़ अच्छे से समझ आती हैं तो हम लोग करंट अफेयर्स को भी और बेटर तरीके से समझ पाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा लेसन नंबर 3 है उसमें हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जो हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट, हमारी जो इकोनॉमी थी रिफॉर्म्स के टाइम पर कैसी थी, वो सारी चीज़ें उनका असेसमेंट करेंगे। आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, ये मेरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ रही है अनअकैडमी पर, तो सोचा मैं अपने चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूं। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इंटरैक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप लोग इंटरैक्टिव रहते हैं उतना मुझे अच्छा लगता है और आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। मेरा सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हो गया है। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए थे, जैसे कि पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट पर हो गया था। उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, मेरा आईबी में भी फाइनल इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो गया था। ये सभी मैंने एग्जामिनेशंस दिए हैं। यूपीएससी मेंस भी दिया है, यूपी पीसीएस मेंस जिसमें अब मेरा सिलेक्शन हो चुका है, एमपी पीसीएस मेंस भी दिया है, आरएएस मेंस 2 बार दिया है, अभी 1 बार का रिजल्ट पेंडिंग है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोग उससे लर्न करें और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को बताया कि आज हम एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जब भी किसी इकोनॉमी में कोई रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होता है। हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए तो ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले हम वो चीज़ जानते हैं। लेकिन 1991 में क्या हुआ, फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन। इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो कम हो गए। क्यों कम हो गए और फॉरेक्स रिजर्व हमें क्यों मेंटेन करने पड़ते हैं? देखिए, जब भी कोई कंट्री बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करती है या फिर कोई भी चीज़ मंगाती है तो वो फॉरेक्स रिजर्व के अगेंस्ट मंगाती है। अगर कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व हैं तो वो इंपोर्ट कर सकती है और अगर नहीं है तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकती है। अब हमारे फॉरेक्स रिजर्व की डिक्लाइन होने का कारण क्या रहा, रीज़न देखते हैं। सबसे पहले उस टाइम पर हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते थे पेट्रोल का, और कुछ हमारी इम्पोर्टेंट थिंग्स और भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते थे पेट्रोल का। अब देखिए, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस वर्ल्ड लेवल पर राइज हो गए थे, हमें पेट्रोल महंगा पड़ने लगा। जब हमें पेट्रोल महंगा पड़ने लगा तो उसके लिए हमें ज़्यादा रुपी देना पड़ता था और हमारा इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई थी एक तरीके से। इंपोर्ट तो उतना ही रहा था, लेकिन क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए थे तो इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई थी और इस वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम होते चले गए, डिक्लाइन होते चले गए। दूसरी चीज़ है, जैसे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, उसकी वजह से जो हमारा देश है वहाँ पर कुछ एसेंशियल चीज़ों के भी प्राइस बढ़ गए। क्योंकि पेट्रोल देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही बड़ा इनपुट होता है, एनर्जी में पेट्रोल का यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल का यूज़ होता है। जब इनपुट की कॉस्ट बढ़ेगी तो कमोडिटीज़ के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं।
इसकी वजह से हमारे देश में दोहरी मार पड़ने लगी, फॉरेक्स रिजर्व हमारे कम हो गए और हमारे देश में इन्फ्लेशन आ गया, प्राइस राइज हो गए एसेंशियल कमोडिटीज के। पहला रीजन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा रीजन, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जो भी कोई कंट्री इंपोर्ट करती है चीजें और एक्सपोर्ट करती है, उसका जो हिसाब किताब होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए अब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट हो गए। आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हो गए। हमारे इंपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए थे और एक्सपोर्ट हमारे उतने ज़्यादा बढ़े नहीं थे, तो इस वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कम होने लगे, डेफिसिट होने लगा। हमारी इकोनॉमी में और भी प्रॉब्लम्स थी, देखते हैं। लैक ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा था, रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था, गवर्नमेंट की इनकम नहीं हो पा रही थी, लोग टैक्स नहीं देते थे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया था। एंड कंटिन्यू एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर एंड डिफेंस, लेकिन गवर्नमेंट खर्चा पूरा कर रही थी, खर्चा उतना ही हो रहा था सोशल सेक्टर पर, मतलब लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड कराने पर और साथ में डिफेंस पर भी। तीसरा रीजन देखते हैं, इम्पोर्ट ग्रो एट वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये वाली बात हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। इम्पोर्ट जो है हमारे बढ़ गए, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करने लगे, बाहर से लेने लगे, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो इंपोर्ट के प्राइसेस भी बहुत ही जल्दी बढ़े, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट उतने नहीं बढ़ पाए, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे चीज़ों को, तो इस वजह से ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गई इसी प्रॉब्लम की वजह से। अब जब हमारी इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी तो इंडिया किसके पास गई? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास गए इंडिया। वहां से इंडिया को $7 बिलियन का फंड मिला। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जब आईएमएफ फंडिंग देता है तो वो उस कंट्री को उस लायक भी बनाता है कि वो उस फंडिंग को वापस कर सके। तो आईएमएफ ने इंडिया से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की कि इंडिया अपने आप को लिबरलाइज करे, कॉम्पिटिटिव बनाए, जिससे कि वो उस फंड को, आईएमएफ द्वारा दिए गए फंड को वापस कर सके और अपनी इकोनॉमी को सुधार सके। तो देखते हैं, IMF expected India to liberalize and open up economy by removing restriction। तो अब इंडिया से जो एक्सपेक्टेशंस थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की कि इंडिया अपने आप को लिबरलाइज करे, अपनी इकोनॉमी से जो रेस्ट्रिक्शंस अभी तक लगाई गई हैं, जो हमारी पॉलिसीज थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वगैरह की, उन सब रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से हमारे रिफॉर्म्स आए थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब हमारी एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई। देखिए, अब हमारी जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके दो गोल्स थे, मैं आप लोग को बड़े इंपॉर्टेंट गोल्स हैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स का क्या मोटिव होता है कि जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें क्विक फिक्स करें, जल्दी से खत्म कर दें, ये होता है शॉर्ट टर्म गोल्स का मोटिव। और जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म के लिए रिवाइव करते हैं कि इकोनॉमी में ऐसी प्रॉब्लम्स आगे ना आए। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स देखते हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर्स, वीकनेस इन बीओपी एंड इन्फ्लेशन। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे क्या रहे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जाए और अपने देश से इन्फ्लेशन को कम किया जाए, जो प्राइस राइज हो रहा था उसे कम किया जाए। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनका फोकस इन दोनों एस्पेक्ट्स पर रहा। आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जिन्हें हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। हमने अपनी इकोनॉमी में कुछ एडजस्टमेंट किए। जब हम अपनी इकोनॉमी में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मेजर लॉन्ग टर्म इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। और जो ये हमारे रिफॉर्म्स आते हैं वो हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं लॉन्ग टर्म में। अब हमने क्या क्या चीज़ें की? इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने अपनी इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया,
पहले क्या था, मैंने आप लोग को बताया था लेसन नंबर 2 में, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, इंडिया में जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही थी, उनके पास कोई भी मोटिव नहीं बचा था कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारे, उनके पास कोई भी फॉरेन कंपटीशन नहीं था। तो हमने अपनी इकोनॉमी में कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया, इंटरनेशनल कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया। और जो हमारी रिजिडिटीज हैं, जैसे कि हमारा रेड राज था, लाइसेंस राज था, हर छोटी से छोटी चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था प्राइवेट कंपनीज को, और बहुत सारी चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि पर्टिकुलर चीजें सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के लिए रिजर्व थी, कुछ चीजें एमएसएमईज के लिए रिजर्व थी। तो वो सारी रिजिडिटीज हटाई गई इंडियन इकोनॉमी में से। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहला हमारा रिफॉर्म था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। हमारी इकोनॉमी पर जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी, काफी हद तक हमने रिमूव कर दी। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी ही रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी गई थी, काफी हद तक रिमूव कर दी गई थी। सबसे पहला पॉइंट है डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को अब डीरेगुलेट कर दिया था, मतलब हर चीज के लिए गवर्नमेंट की जो परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ती थी, रेड राज, लाइसेंस राज, वो सारी चीजें खत्म कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग गॉट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू स्टार्ट, क्लोज फर्म, डिसाइड अमाउंट ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। देखिए, लाइसेंसिंग में क्या होता था, गवर्नमेंट से हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, छोटी से छोटी चीज के लिए, कि एक फर्म को स्टार्ट करना है, उसे बंद करना है। इवन ये भी परमिशन लेनी पड़ती थी कि अगर पर्टिकुलर कंपनी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो 101 भी यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती है तो उस एक यूनिट के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज। और काफी सारी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं था, गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थी, एमएसएमईज के लिए रिजर्व थी। तो ये वाली चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ प्रॉब्लम्स थी। सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। कुछ गुड्स सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकती थी। कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और कुछ प्रोडक्ट्स का तो प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड किया करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट डिसाइड नहीं किया करती थी प्राइस। कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड किया करती थी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। अब जो हमारी रिफॉर्म पॉलिसी आई, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, रिफॉर्म पॉलिसी रिमूव दीज रेस्ट्रिक्शंस, और ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। लाइसेंसिंग एबोलिश्ड, लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई थी, एक्सेप्ट कुछ चीजें थी जिन्हें लाइसेंस में रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीजें अभी भी, किन किन चीजों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो देखिए, अब बहुत ही कम चीजें बची हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, इन्हें रेगुलेट करना जरूरी है, इसलिए इन्हें लाइसेंसिंग के कंट्रोल में रखा गया। बाकी सभी चीजों पर से लाइसेंसिंग हटा दी गई थी, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डियस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इनके अलावा किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, इन सब के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, मैंने आप लोगों को बताया था एलपीजी रिफॉर्म से पहले काफी सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, वहां पर प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं कर सकता था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही उन इंडस्ट्रीज, उन गुड्स का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवेज, इन तीन को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में, बाकी सभी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता था। गवर्नमेंट के लिए अब तीन चीजें ही रिजर्व रह गई थी, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवेज। मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डी रिजर्व, मैंने आप लोग को बताया था कि काफी सारे गुड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिए थे,
कि भाई ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं और कुछ गुड्स को सिर्फ यही प्रोड्यूस करेंगी। तो अब वो चीज़ भी हटा दी गई थी, उन गुड्स को भी डी रिजर्व कर दिया गया था। मार्केट अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस। देखिए पहले क्या होता था, मैंने आपको अभी बताया, कुछ प्रोडक्ट्स के, कुछ गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, इवन उनका डिस्ट्रीब्यूशन तक डिसाइड करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट पर छोड़ दिया कि मार्केट प्राइसेस को डिसाइड करेगी। मार्केट कैसे डिसाइड करती है प्राइसेस को? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है चीज़ों की तो उनके प्राइस बढ़ जाते हैं, डिमांड कम होती है तो प्राइस घट जाते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, पूरा रोल डिमांड का भी होता है, सप्लाई का भी होता है, तो आप लोगों को वो डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी। अब कुछ हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए। फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आई? कॉमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, तो इन सभी चीज़ों में रिफॉर्म्स लाए गए। रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। देखिए पहले आरबीआई क्या था, एक रेगुलेटर था, हर चीज़ को रेगुलेट करना, हर चीज़ के लिए परमिशन देना, आरबीआई की बिना परमिशन के नहीं हो सकती थी वो सारी चीज़ें। लेकिन अब आरबीआई को रेगुलेटर से हटाकर एक फैसिलिटेटर की पोजीशन दे दी गई थी, कि मतलब जो भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में ऑपरेशंस होंगे उन्हें आरबीआई फैसिलिटेट करे, और इस तरह से फैसिलिटेट करे कि उन्हें बढ़ावा दे। फाइनेंशियल सेक्टर अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मैनी मैटर्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर अपने डिसीजंस खुद लेगा कई मैटर्स पर, विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई, आरबीआई की बिना कंसल्ट किए, बिना मदद से। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर को अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से पता होता है, उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ऑपरेट करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए, तो कई चीज़ों पर वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो मर्चेंट बैंकर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें। वहाँ पर इन्हें अलाउ कर दिया गया था कि ये अपना पैसा लगा सकें इन सभी चीज़ों में। आरबीआई सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ अकाउंट होल्डर्स। अब आरबीआई का काम क्या बचा था, कि वो अकाउंट होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करे, कि जिनके पास पैसा है, जिनका अकाउंट है बैंक में, उन लोगों को फेयरली ट्रीट किया जा सके, और जो नेशन है उसकी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे। मतलब ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ध्यान नहीं देना है, चीज़ों को इस तरीके से फैसिलिटेट करना है कि वो अकाउंट होल्डर्स का इंटरेस्ट भी बना रहे और देश का इंटरेस्ट भी बना रहे। अब हमारे कुछ टैक्स में भी रिफॉर्म्स लाए गए। देखिए जो हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिस पर्सन पर लगाए जाते हैं वही पर्सन उन्हें पे करता है, तो आप लोगों को याद रखना है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिस पर्सन पर लगाए जाएंगे वही पर्सन उन्हें पे करेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिस पर्सन पर लगाए जाते हैं लेकिन उन्हें दूसरा पर्सन पे करता है। जैसे कि हमारा सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। सर्विस टैक्स क्या होता है, जब हम लोग डोमिनोज में जाते हैं, पिज्जा वगैरह खाते हैं, लगाया तो वो डोमिनोज पे जाता है, लेकिन हम बिल में देखते हैं कि सर्विस टैक्स लगा हुआ आया है, पे हम उसे कर रहे होते हैं, तो लगाया वो किसी और पे गया, पे किसी और ने किया, तो ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम हो गया था, लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे, तो जो हमारे टैक्स है उनमें भी रिफॉर्म्स लाए गए। हाई टैक्स रेट्स ऑफ इनकम। देखिए इनकम टैक्स के जो रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। लोग क्या करते थे, टैक्स इवेजन करते थे। जब सरकार ज़्यादा टैक्स वसूलेगी तो लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे उससे बचने का, तो लोग टैक्स इवेजन किया करते थे। अब जब रिफॉर्म्स लाए गए तो जो हमारे टैक्स के रेट्स हैं उन्हें मॉडरेट कर दिया गया, कम कर दिया गया। इससे क्या हुआ, सेविंग भी बढ़ी, और जो लोग हैं उन्होंने इनकम टैक्स पे करना भी शुरू कर दिया। वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, वो अपनी इनकम को रिवेल करने लगे और इनकम टैक्स पे करने लगे, क्योंकि मॉडरेट रेट से वो लोग कर सकते थे, फीजिएबल था उनके लिए। फिर आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स को पे करना और ज़्यादा आसान कर दिया था, सिंप्लीफिकेशन कर दिया था। सिंप्लीफाइड रेट्स वर लोवर्ड, और रेट भी कम कर दिए थे। देखिए पहले इनडायरेक्ट टैक्स को भरने का जो प्रोसीजर होता था वो बहुत ही लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाइड कर दिया और टैक्स के जो रेट है वो भी कम कर दिए। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी बढ़ने लगा और ज़्यादा लोग टैक्स पे करने लगे। हालांकि अभी भी इंडिया में बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ा कुछ ना कुछ अमाउंट।